हम इस मामले को हम समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा इस वक्त क्यों किया गया है, लोगों पर क्या असर इसका पड़ रहा है। लोग पहले ही तंगी से परेशान हैं, आमदनी कम है, बेरोजगारी है। संचिता मुखर्जी हमारे साथ हैं जो आर्थिक मामलों की जानकार हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं, अर्थशास्त्री। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, इस वक्त जीएसटी उन तमाम जरूरी चीजों पर लगाने के कदम को आप कैसे देखते हैं? एक ऐसा समय जब लोगों को राहत की जरूरत थी, उस समय आहत किया गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री आपको ये बताएगा कि जब आमदनी कम है और जब मुद्रास्फीति दर वैसे ही बढ़ी हुई थी, जैसे आपकी रिपोर्टें बार बार ये बता रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार का निश्चय है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय है। ये जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार को, अगर आप सरकारों को, राज्य सरकारों को अगर जोड़ लें तो उनका बहुमत है और जीएसटी काउंसिल में बहुमत से ही निर्णय होते हैं और ये उनका निश्चय है। तो ये स्थिति जो इस मुद्रास्फीति की जहां है, वो पहुंची कैसे? वो पहुंची इसी वजह से है क्योंकि यही सरकार, याद रहे कि पेट्रोल और डीजल पे जबरदस्त तौर से टैक्स पे टैक्स लगाती चली जा रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दाम में बढ़ोतरी हुई जरूर थी, मगर जब गिरावट भी आती है तो उसके बाद तो ये उस पर टैक्स बढ़ा रहे थे और डीजल का दाम और चीजों पे इनपुट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ाता है, तो वैसे ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं था कि आम आदमी के रोजमर्रा के भोजन के पदार्थों पे ये टैक्स लगाया जाए। ये भी याद रहे कि ये सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिरा चुकी थी। 2019 में इलेक्शन से पहले पर्सनल इनकम टैक्स की दरों पे भी थ्रेशोल्ड रेट्स बढ़ा चुकी थी, यानी कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज इसकी कम होती चली जा रही थी। तो ये निर्णय बहुत ही, जिसे अंग्रेजी का शब्द है रिग्रेसिव, टैक्सेशन थियोरी में रिग्रेसिव कहा जाता है, प्रोग्रेसिव नहीं, जबकि आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है। आमदनी नहीं बढ़ेगी तो लोगों के खर्च नहीं बढ़ेंगे, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो निवेश नहीं होगा, तो ग्रोथ रेट वो नहीं होगी जो हो सकती है। जी, रिग्रेसिव आपने शब्द इस्तेमाल किया इसके लिए। आमदनी यकीनन नहीं बढ़ी है लोगों की, बेरोजगारी बल्कि काफी ज्यादा है, रोजगार नहीं बढ़े हैं और इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जो लोगों के पास सीमित आय है उसमें उनको अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी। पर वो तमाम जरूरत की चीजें जैसे आटा है, लस्सी है, दूध, दही, ये चीजें, अगर मछली, अगर वो पैक्ड हैं तो उनके ऊपर जीएसटी देना होगा। संचिता मुखर्जी, आप कैसे समझती हैं इसको? क्या जरूरत इस समय थी सरकार को कि इस तरह की जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाए? यानी सरकार बिना जीएसटी के क्या नुकसान इस समय हो रहा था? क्या कोई और तरीका नहीं था कि लोगों के ऊपर ये बोझ ना पड़े एक ऐसे समय में जब पहले ही लोग, आप देखें रुपया कितना कमजोर है, आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है, उस समय इस करने का, ये कदम उठाने का क्या, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, रैशनल क्या है इसका? नमस्कार। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, ये मेरे अपने व्यूज है। सरकार की अगर आमदनी हम लगातार उसको घटाते रहे और सरकार की खर्चा अगर हम डेट लेके करते रहे, लोन लेके करते रहे, तो वही बात होगी, ये पूरी दुनिया फिर श्रीलंका और पाकिस्तान बन जाएगी। ठीक है, एक हाथ में हम वही चाहते कि सड़कें बनते रहे, रास्ते बनते रहे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती रहे, यहाँ पे युद्ध हो रही है, सारी करेंसीज ड्रॉप हो रही है वर्ल्ड में अगेंस्ट द डॉलर, राइट? हम चाहते हैं कि हमारे सेना पे आर्मी खड़ा रहे हमारी सिक्योरिटी के लिए। पर आप एक बात बताइए मुझे, सरकार कौन है? सरकार का जरिया क्या है? सरकार भी आम आदमी है, जरिया भी उसी का टैक्स है। और अभी जो फोकस है सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पे, डिफेंस पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वही बात आ गई। अगर एक कॉमन मैन आदमी बोले कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, 1 लाख रुपए मेरे पास है,
तो सरकार क्या कहती है कि 1 लाख रुपए से ठीक है, मैं पानी खरीद के दे देता हूं आपको, करेक्ट, उसकी प्यास शॉर्ट टर्म के लिए बुझ जाएगी। अगर सरकार बोले कि ये 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कुआं खोद के पूरे गांव को पानी पिलाता हूं, तो उसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके लिए सरकार की आमदनी जरूरी है, नहीं तो वही बात होगी, हम श्रीलंका की तरह बन जाएंगे। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम शॉर्ट टर्म व्यू ना ले टैक्सेस को लेके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट फाइनेंसेस स्ट्रांग है, संचिता, यहाँ हम पे जो डिफॉल्ट taxes- इकोनॉमीज में नहीं है। संचिता, जो यहाँ पे टैक्सेस आम लोगों के ऊपर लग रहे थे, आपको लगता है कि वो काफी नहीं थे? क्योंकि एक बड़ी समस्या ये भी है कि कितने लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। जो सर्विस क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो लगातार टैक्स दे रहा है और वो जीएसटी भी देता है, पहले से भी जीएसटी दे रहा था, अब कुछ और बुनियादी चीजों पे भी जीएसटी। तो बहुत बड़ी तादाद में भारत में अभी भी टैक्स चोरी आए दिन, और वो वही वर्ग करता है जो बहुत बेहद अमीर वर्ग है वहां पे। तो इसको सुधारने की बजाय अगर आप मिडिल क्लास को, जो सर्विस क्लासेस को लगातार टैक्स करें, आपको लगता है कि ये एक सही दिशा में बढ़ना है और इसी दिशा में बढ़ के हम श्रीलंका या पाकिस्तान नहीं बनेंगे? आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, प्रोफेसर ने भी बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया। 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, जब ये कॉर्पोरेट टैक्स को कमाया गया था, राइट, तब भी कहा गया था कि नहीं, ये कॉमन मैन के ऊपर बहुत जुल्म है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स, जो अमीर लोग हैं, उनका टैक्सेस कम हो रहे हैं और जो कॉमन मैन है उनका बढ़ रहा है। एक्चुअली इट इज अ प्रूवन फैक्ट, ये एक्चुअली आया है ब्लैक एंड व्हाइट में, कि ये कॉमन मैन को ही बेनिफिट किया है, क्योंकि जो अंबानीज, अदानीज वगैरह जो होते हैं ना, उनके अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो तो टैक्स देते ही नहीं है, करेक्ट। जो ये कॉर्पोरेट टैक्स है, जो रोजमर्रा का बिजनेसमैन, जिसको हम आए दिन डिमोनाइज करते रहते हैं, वो हमारी पूरी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स जब नीचे आती है, वो देश की उन्नति के साथ साथ वेज इन्फ्लेशन, सैलरी इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, और लास्ट 3 साल से हमने वही देखा है। जी जी। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, अब जैसा संचिता कह रही हैं कि इस समय जो जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, बल्कि कई फूड प्रोडक्ट्स पे नई जीएसटी लगी है, उसको उस दायरे में लाया गया है, वो जरूरी भी है क्योंकि सरकार की आमदनी कहां से आएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई और तरीका नहीं था सरकार की आमदनी के लिए, इस तरह की जो बुनियादी जरूरतें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनके ऊपर टैक्स करने के बजाय? बिल्कुल जरिया था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जरिया था, क्योंकि बात यह है कि इसी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स घटा करके अपना नुकसान किया, जो अब हमसे भरपाई करवा रही है। यानी कि कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर दिया और आम आदमी पे, गरीब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हर आदमी देता है वो बढ़ा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल पे वो बढ़ा रही है सरकार। इस सरकार की नीयत ही ये है कि कॉर्पोरेट्स को, सुपर रिच को टैक्स मत करो, उन पे जरा सा सरचार्ज भी न लगाओ। जब ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्रोथ रेट कम हो रही है, आमदनी सरकार की कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में 2019 में किसने राय दी थी? कौन वो थे वो अर्थशास्त्री जिन्होंने इनको राय दी थी सरकार को कि अपना 1.5 लाख करोड़ का हर साल का नुकसान आगे चलते करवा लो जी, और उसका भरपाई मतलब आम आदमी से ले लो। तो ये तो अर्थशास्त्र का बिल्कुल, जिसे कहते हैं पुटिंग इट्स ऑन इट्स हेड, सर के बल खड़ा कर देना अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स 101 की को नकार रहे हैं। ये दिक्कत है, दिक्कत यहां है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तो मतलब हम इस विडंबनापूर्ण स्थिति में हैं कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो करीब 15% पे चल रहा है, और पिछले साल के शुरू से। इसका अर्थ समझ लीजिए नगमा जी, अर्थ इसका ये है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि ये अभी इन्फ्लेशन रेट और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनपुट प्राइसेस, होलसेल का प्राइस किसको इफेक्ट कर रहा है? जो सारे उत्पादक हैं वो उनके दाम बढ़ेंगे। जब उनके दाम बढ़ेंगे तो रिटेल प्राइसेस बढ़ेंगे। इसका मतलब कि अभी ये अभी भी अंत नहीं है, अभी ये महंगाई और बढ़ेगी।
जी बिल्कुल। अभी तो जीएसटी सिर्फ लगाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर जो कीमतें हैं वो और बढ़ेंगी, क्योंकि व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। और संचिता, अगर आपको हमने बहुत सारी जगह से रिपोर्ट्स देखी कि इससे सब लोग नाखुश हैं, यानी कि जो रिटेलर्स हैं वो भी बहुत त्रस्त हैं। उनका कहना है कि उनकी आमदनी कम हो गई, जो खरीदार हैं वो तो परेशान हैं ही कि अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं तो 100 रुपए में अगर आप एक चीज ले पाते थे तो अब आप उतनी चीजें ले नहीं पाएंगे। अब आपकी जेब में पैसे तो वही हैं, उतने ही हैं। तो एक ही वर्ग को कितना ज्यादा टैक्स किया जा सकता है जिससे कि सरकार की आमदनी बनी रहे? और अगर ये अच्छा ही है तो किससे इसको किसका फायदा हो रहा है? ना रिटेलर्स खुश हैं, ना यहाँ पे होलसेलर्स खुश हैं, ना खरीदार खुश हैं। ये जो हम जितने भी मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म मुद्दे हैं। हम इसको नियर साइटेडनेस से देख रहे हैं। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक। अभी जो हो रहा है दुनिया में, वी मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। ये इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है, फ्यूल प्राइस, फूड प्राइस, एडिबल ऑयल, आप करेंसी की भी बात कर लो, डेप्रिसिएशन की, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस किया इसमें। ये पूरी इन्फ्लेशन इंपोर्टेड है, पूरी दुनिया में चल रही है, राइट? द एंटायर थिंग जो सरकार करने की कोशिश कर रहा है इज टू रिमूव जो भी सप्लाई चेन इश्यूज है बाय बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस। आपको पता है अभी 2021 में हमने अमेरिका को रिप्लेस किया है एज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। हमने एक्चुअली रिप्लेस किया है, राइट? सो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन वेल्थ। ये शॉर्ट टर्म नहीं दिखता है। इन्फ्लेशन दुनिया भर में चल रही है तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी नहीं है, ये मान के चले। दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, इसलिए हमें महंगाई को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो नौकरियां भी नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा है, हम डेवलपिंग नेशन है, आपके पास डेटा आमदनी सीमित है। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट के ऑफिशियल डेटा है। इंडिया में $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट के ऑफिशियल डेटा है। हमारे पास डेटा नहीं है। बिल्कुल है हमारे पास डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट डेटा है, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा इसके ऊपर कमेंट करें। सुन लीजिए एक मिनट संचिता, एक मिनट जी। प्रोफेसर मेहरोत्रा, देखिए इस विषय पे मैं दशकों से काम कर रहा हूं। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से पहले हर साल नहीं होता था, अब हर साल होता है। और 2021 के आंकड़े अभी जारी हुए हैं। अर्बन वाला डेटा बिल्कुल अवेलेबल है। मैं ये सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट एजेंसी जो है जिसके बारे में दुनिया जानती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हर हफ्ते आंकड़े एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और वर्कर पार्टिसिपेशन रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालती। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है प्रोफेसर मेहरोत्रा? भारत में लगातार बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कुछ सालों कोविड से पहले। बिल्कुल आप सही कह रही हैं नगमा जी। 48 साल वेज इन्फ्लेशन, आप इनके बारे में बात कीजिए ना। मैं वेज इन्फ्लेशन की भी बात कर देता हूं। अगर ये आंकड़े नहीं मानना चाहती कि अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट द हाईएस्ट इन 48 years इन द ईयर 2019 और उसके बाद और बढ़ गया। दूसरी बात, वेज इन्फ्लेशन की बात करता हूं। जो रियल वेजेस हैं वो रियल वेजेस पिछले 7 साल में या फ्लैट हैं या घट रही हैं। मैंने स्वयं एस्टिमेट किया है सरकारी आंकड़ों के आधार पे। तो वेजेस बल्कि अगर फ्लैट हैं और घट रही हैं और रोजगार घट रहा है तो यानी कि पॉवर्टी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है हमारे देश में। ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अगर हमको अभी सेकंड प्रोविजनल एस्टिमेट मिला है 21-22 का सीएसओ द्वारा, और वो ये बता रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो अभी भी 19 के मुकाबले 5% कम है। यानी कि जो गरीब है, गिवन द इनइक्वालिटी, वो तो और भी कम कंज्यूम कर रहा है। उसके ऊपर इन्फ्लेशन। हाँ,
सबसे बड़ी समस्या ये है संचिता, इस समय आप भी मेरे ख्याल से इस बात से अग्री करेंगी कि जो इनइक्वालिटी है वो, उसमें जो गैप है वो बहुत बड़ा है। कुछ अमीर ज्यादा हुए हैं और दुनिया भर में ऐसा देखा गया। चाइना वर्सेस यूएसए वर्सेस एनी डेवलप्ड मार्केट के कंपैरिजन में इसी डेटा को कंपेयर कीजिए इन टुडेज डेट। आपको आई विल बी वेरी प्राउड टू से हमारे जो डिस्पैरिटी है इन इनकम, वी हैव एक्चुअली मैनेज्ड टू मेक अ वेरी गुड प्रोग्रेस rather than in spite of ये इन्फ्लेशन, इन स्पाइट के जो वॉर हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ रूपी डिप्रिसिएशन, हमने जो प्रोग्रेस किया है परचेजिंग पावर पैरिटी पे, इट्स 3x टाइम परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। Since we are discussing macroeconomics, India is the fastest growing GDP in purchasing power parity. Purchasing power parity क्या होती है? जो एक कॉमन आदमी राइट $1 में कितने गुड्स खरीद सकता है। इंडिया इन टुडेज डेट 3x टाइम फ्रॉम 1999 ग्रो किया है परचेजिंग पावर पैरिटी परसेंटेज टू जीडीपी। आई रेस्ट माय केस। रुपया कमजोर होता गया, डॉलर के मुकाबले, यूरो के मुकाबले कमजोर हो रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर हमारी मतलब ये हमारे थोड़े से आम आदमी, अगर हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना ना भी समझे तो ये लगता है कि आप कहीं भी भारतीय रुपए को लेकर जाएं तो आप कितना खरीद सकते हैं जब आपकी करेंसी इतनी कमजोर है। दूसरी बात की वेज इन्फ्लेशन की आपने बात की, जैसा प्रोफेसर मेहरोत्रा बता रहे हैं कि वेज इन्फ्लेशन जो है उसमें एक तरह से वो एक फ्लैट रहा है और गिरावट आई है। आमदनी आम लोगों की भी कहाँ बढ़ी है अगर 2019 के मुकाबले हम देखें, और वैसे में 2019 है, 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ा। पर आपका मानना है संचिता कि इस समय जो जीएसटी और लागू की गई और बढ़ाई गई है वो सही है, क्योंकि सरकार की आमदनी को बढ़ाना जरूरी है। पर यह सवाल इस वक्त हम इसके साथ ही एक ब्रेक ले रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई और जरिया नहीं हो सकता था। आम आदमी जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है उसके ऊपर और ज्यादा मार इस बढ़ी हुई जीएसटी दर से पड़ेगा, वो भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के इस्तेमाल वाली जो चीजें हैं उनके खरीदने पे। शुक्रिया आपका प्रोफेसर मेहरोत्रा और संचिता।